इकबाल जेड अहमद इस मुल्क के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनको कल नैब ने गिरफ्तार किया, आज उनका रिमांड लिया, बल्कि उनका राहदारी रिमांड दिया गया। उन्हें कराची में एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। ये कहा जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई। LNG में भी उनका नाम आता है। इतलात ये है जो हमें इतलात मिली है, वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि बिजनेस कम्युनिटी को हम तंग नहीं करेंगे, नैब कवानीन भी इस हवाले से उनमें अमेंडमेंट की जा रही है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इस हवाले से खासी रिजर्वेशन रखती है कि अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को यूं पकड़ेंगे तो फिर मुल्क में सरमायाकारी कैसे चलेगी। अभी आपने देखा कि नैब पे कवानीन बड़े पैमाने पर तब्दील किए जा रहे हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन के लिए खास तौर पर गवर्नमेंट ये विलिंग शो करिए कि इनको जब तक ठोस शवाहद ना हो, गिरफ्तार ना किया जाए और भी मामला है। लेकिन इकबाल जेड अहमद के बारे में जब ये हमें पता चला है, हमारे सोर्सेज ने बताया कि उन्हें जब लाहौर में उनके ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया तो वो एक चाइनीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। कुछ चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था, वो पोर्ट कासिम में एक नया LNG टर्मिनल लगाने वाले थे। इससे पहले जो टर्मिनल लगा उसमें भी इकबाल जेड अहमद का एक बड़ा किरदार है, रोल है, और ये कहा जाता है कि जिसका जो किराया वो वसूल कर रहे हैं। लेकिन ये जो टर्मिनल लग रहा था ये नया लग रहा था और चाइनीज आए हुए तो इन्वेस्टर थे, यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आए होंगे, कोई नया मंसूबा लॉन्च कर रहे होंगे। तो मेरा असल मकसद ये, मैं कोई इकबाल जेड अहमद की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह हुकूमत ये कहती है कि जी हम एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, लग नहीं रहा कि वो एनवायरनमेंट बन रहा है। और नैब को भी समझना चाहिए कि पहले मुल्क में मईशत की क्या हालत है और हम सब हाथ जोड़ जोड़ कर अपीलें कर चुके हैं कि भाई सरमायादार इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी से कोई इस तरह की हुई है बदइंतजामी, क्या कहते हैं, मिसमैनेजमेंट हुई है, नेग्लिजेंस हुई है, किसी ने कोई नाजायज पैसा खाया तो उसके ऊपर आप जरूर केस करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि मुल्क में माहौल खराब ना हो, सरमायाकार खौफजदा ना हो, डरे ना, वो बिजनेस करने के लिए आमादा हो। फिर आप लोकल को तो छोड़े, जो बाहर से लोग आ रहे वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे, क्योंकि जी हम गए थे पाकिस्तान, एक बड़े बिजनेसमैन के साथ एक डील कर रहे थे और अचानक वहां पे वो नैब आई, पकड़ लिया जी, पता चला वो बिजनेसमैन फ्रॉडिया था या उसने कोई चोरी की हुई थी या मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी। अभी ये पता भी नहीं है कि उन्हें LNG में उठाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग में उठाया गया, क्या है। यकीनी तौर पर उनका नेक्सस जो है वो शाहिद खान अब्बासी वाले केस से जोड़ा जा रहा है और वो जो अनवर मजीद वाला केस है वो भी उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो बहुत सारे मामला होंगे, लेकिन ये जो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप जब ये इस अमर का गवर्नमेंट इजहार कर रही है कि हम बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो फिर ये वो कॉन्फिडेंस है जो आप दे रहे हैं। इकबाल जेड अहमद की एक शोहरत बाहर तो बहुत अच्छी है, एक बड़े अरसे से वो गैस सेक्टर में काम कर रहे हैं, LPG से लेके LNG तक उनका एक लंबा उनकी एक सर्विस है और पाकिस्तान में एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। बहरहाल ये एक मैसेज था जो मैंने कन्वे किया कि जी अगर इकोनॉमी आप ठीक करना चाहते हैं तो फिर इस किस्म के मामला के ऊपर आपको थोड़ा सा देखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, पावर प्ले में गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद मालिक, सुनते हैं जी वो भी इकोनॉमी के हवाले से, जरा उनकी सुन लेते हैं कि क्या फरमाते हैं। बहुत कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है और मालिक साहब होगा क्या, कौन सा? 21 अगस्त की मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके नाजरीन को भी, 21 अगस्त की एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी है इजिप्ट के ऊपर, वो पढ़ें। उसमें जहाँ जहाँ मिस्र लिखा हुआ है वहाँ पाकिस्तान लिख लें, आपको समझ आ जाएगी। मिस्र में हुआ क्या लोगों के साथ? तबाही हुई है। मैक्रो इंडिकेटर्स जो ये सुनाते हैं हमें जी, इतना करंट अकाउंट डेफिसिट, वहाँ पे भी कुछ ठीक हुए। 5% से ज्यादा लोग और सतह गुर्बत से नीचे आ गए और वो सारा कुछ यही हो रहा है। इमरान खान साहब एक बार एक बड़ी अपनी किताब, उनको बड़ा शौक है कोट करने का, द इकोनॉमिक हिटमैन। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि वो किताब को दोबारा पढ़ लें, उनको खुद समझ आ जाएगी कि उनके पास कौन से इकोनॉमिक हिटमैन आके बैठ गए हैं। और एक चीज और जो पहले हम बात कर रहे थे, रिक्वेस्ट है मेरी प्राइम मिनिस्टर से, खुदा का वास्ता इसको विड्रॉ करें, इसको ओपन करें, इस डिबेट को अपने पास सब डिपार्टमेंट्स की समरीज इंडिपेंडेंटली मंगवाएं, क्योंकि कल को ये आपके गले में पड़ेगा। ये जो एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये सारे अपना काम करके निकल जाते हैं हमेशा, फंसता कौन है? इलेक्टेड आदमी। और दैट इज वेयर ही शुड नो द बक स्टॉप्स विद हिम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आप कल दाएं बाएं नहीं डाल सकते। इकॉनमी का हाल आपने देख लिया। ये फैक्ट, आज मैं मिला हूं एक बंदे से, मेरे से बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे आज बताया कि होंडा शायद 700 के 800 बंदे उसने निकाल दिए या निकाल रहे हैं आजकल में। उसने कहा मैं खुद वन ऑफ द बिगेस्ट वो स्पेयर पार्ट्स वाला बनाते हैं, उन्होंने कहा 200 आदमी मैं कल निकाल रहा हूं अपने। जिसको देखे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, होप काम गवर्नमेंट का काम होता है
उम्मीद की फिजा बनाए। यहाँ डिस्पॉन्डेंसी है, ये इरिवर्सिबल स्लाइड में जा रही है इकॉनमी। आप कुछ मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट सुना के प्राइम मिनिस्टर खुश कर देंगे। और एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी हुकूमत का कारोबार, आम आदमी का एक की शॉर्ट चल रहा था, उन्होंने कहा जी हुकूमत का कारोबार तभी चलेगा अगर आम आदमी का कारोबार चले। मोहम्मद मालिक साहब, अच्छा, कितनी अजीब सी बात है। कल तक खान साहब कौम को बताते थे कि वो कौम को कैसे मुश्किलात से निकालेंगे, आज पूरी कौम खान साहब को बता रही है कि मुल्क कैसे चलाया जाता है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है, कारोबार कैसे चलाए जाते हैं। हम तो पहले दिन से खान साहब से हाथ बांध कर दरख्वास्त कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सियासी दुश्मनी में मुल्क की मईशत तबाह ना करें, मईशत के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से गुरेज करें, लोगों को खौफजदा किए बगैर जो कुछ कर सकते हैं कर लें। अगर लोग खौफजदा हो गए, सरमायाकार भाग गए, तो फिर नाक भी रगड़ेंगे तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। और यही बात मैंने भी इकबाल ज़ैड अहमद के हवाले से भी की है कि वो भी एक बड़ा इन्वेस्टर उनके पास बैठा था, चाइना से इन्वेस्टर आए हुए थे, खुद वो एक कारोबारी आदमी है, तो उनके साथ भी यही सलूक हुआ। तो कारोबारी अफराद को कारोबार के लिए बेहतरीन माहौल दरकार होता है, जो हर किस्म के खौफ व खतर से बालातर होकर, यानी बिजनेस के बारे में कहे तो बिजनेस तो आज खुद एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। आज सारे मिलकर हाँ सबको समझा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी समझाने बुझाने पर आ गए जो कल तक हाँ साहब को हलाशेरी देते थे कि फड़ लो, किसी को ना छोड़ना, ब्यूरोक्रेसी को टांग दो, सियासतदानों को सूली चढ़ा दो, फड़ लो लगाई हुई थी। अब सारे फड़ लो की बजाय खामोश बैठे और कहते हैं जनाब ये जो फड़ लो थी इसी ने मईशत बर्बाद की है। तो इन सारे इकदामात का आप एक साल के बाद नतीजा देख लें। हम पहले दिन कहते थे, एक साल के बाद सारी दुनिया कह रही है। ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैनों के लिए अब नैब के कवानीन तक बदले जा रहे हैं। जब हमने पहले कहा था ब्यूरोक्रेसी के लोग पकड़ेंगे तो लोग डर जाएंगे, कोई अफसर काम नहीं करेगा। अफसर पाबंद होता है अपने बॉस का, यानी ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये सियासतदानों के मातहत काम कर रही थी, जो सियासतदानों ने कहा वो कर दिया, लेकिन आपने उन्हें पकड़ के खौफ पैदा कर दिया। तो पार्लियामेंट की बजाय आप सदारती ऑर्डिनेंस से कितनी देर कानून साजी कर लेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हुकूमत चलानी है, मुल्क चलाना है, तो सबसे पहले माहौल ठीक रखना होता है। अगर माहौल ठीक रखा होता तो पार्लियामेंट से कानून साजी कराना कौन सा मुश्किल काम था। कल ब्यूरोक्रेसी को आंखें दिखाई, बिजनेसमैन को खौफजदा किया, फिर 300 रुपए का टैक्स, 300 अरब रुपए सनतकारों को माफ किए, फिर घबरा के फैसला वापस ले लिया। अब मालूम नहीं, सियाने कहते हैं ना कि हत्था दिया देतिया गन्ना दंदा ना खोलनी पैनी, ये पंजाबी की मिसाल है। यानी हाथों से अगर आपको गिरा सख्त करके दे दे तो फिर दांतों से खोलनी पड़ती है। तो ऐसी गिरा लगाने की जरूरत ही क्या है जो दांतों से भी ना खुले।